तो जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार लर्न कॉमर्स बाय हर्ष यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहले बेसिक से चलेंगे, फिर एडवांस तक जाएंगे, ठीक है, जो कि आपने अभी देख लिया होगा, है ना। तो वो करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को हिंदी में डिटेल्ड में पढ़ना है, पहली बात तो अगर किसी को डिटेल्ड में भी पढ़ना है ना, और चाहे वो लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश, डिटेल्ड में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, उसको देख लेना। अगर डिटेल्ड में पढ़ना है तो उसमें यूनिट 1 एंड यूनिट 5 से ही आपके सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। मोस्टली आपका पेपर पास हो जाएगा यूनिट 1 और यूनिट 5 करके चले गए तो अगर डिटेल में यूनिट 1 और यूनिट 5 पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन वाला चैनल वीडियो देख लेना। दूसरी चीज, इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कोई आपको पैसा खर्चा नहीं करना, ठीक है। डिटेल्ड पीडीएफ है, अच्छी पीडीएफ है, अगर उससे पढ़ के चले गए तो मजा आ जाएगा। ये वीडियो सुन लो और उससे पढ़ के चले जाओ, मजा आ जाएगा, पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, एक बार पिन कमेंट चेक कर लेना, है ना। कभी तो खैर बोला नहीं सब्सक्राइब के लिए, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगेगी तो एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट, अगर आपको थोड़ा सा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया हो तो सॉरी। अब एक बार में भी वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले हमें डेफिनेशन दे रखी है फाइनेंशियल लिटरेसी की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओईसीडी। ओईसीडी है भाई, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट की। चलो कोई नहीं, है ना। तो चलो फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट डेफिनेशन को पढ़ते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी इज डिफाइंड एज अ, अच्छा देखो, पहले बता दूं ये क्लास बाइलिंगुअल होने वाली है, आपकी दोनों लैंग्वेजेस में। मैं जो हिंदी में बोलूंगा भाई, ये देखो हिंदी में मैंने लिख रखा है एक एक चीज, ठीक है। जो मैं हिंदी में बोलूंगा उसको तुम ध्यान देना, और बाकी मैं मेन चीजें हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसे हम वित्तीय साक्षरता कहते हैं हिंदी में, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये मिश्रण है, कॉम्बिनेशन मतलब मिश्रण है किसका? फाइनेंशियल अवेयरनेस का, नॉलेज का, स्किल का, एटीट्यूड का और बिहेवियर, ठीक है, नेसेसरी टू मेक, ठीक है, बिहेवियर का, ओके। तो साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस एंड अल्टीमेटेड, देखो अब ये जो चार पांच पॉइंट्स है ना, ये कंपोनेंट्स ये रखे हैं, ठीक है। इनको पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन अपने आप समझ आ जाएगी मेरे भाई, ओके। कोई डाउट आ रहा है अभी तक? आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कुछ डाउट आया होगा। हाँ जी, तो सबसे पहले फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, किसके प्रति? फाइनेंस के प्रति, वित्तीय के प्रति जागरूकता, है ना। नोइंग दैट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक स्टॉक्स, इंश्योरेंस, मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना, कि भाई आपका मतलब म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता होना, इन सब के बारे में पता होने को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अवेयरनेस, जागरूकता, वित्त के प्रति जागरूकता। अगला है हमारा नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज एंड स्किल्स, है ना, नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, यानी ज्ञान और हुनर, वित्तीय के प्रति ज्ञान और हुनर। तो नॉलेज एंड स्किल, अंडरस्टैंडिंग हाउ मनी वर्क्स एंड हैविंग द एबिलिटी टू मैनेज इट, दैट इज कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट और रेटिंग। मतलब देखो, हमें पता होना चाहिए कि पैसे से क्या क्या कर सकते हैं, ये तो सबको पता है यार, पैसे से क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना है ना, पैसे को कहाँ लगाना है ताकि बढ़े, पैसे को किस तरीके से यूज करना है, कब सेविंग करनी है, कब आपको खर्चा करना है, इन सब का ज्ञान होना, ठीक है, और स्किल होना, उसको हम कहते हैं नॉलेज एंड स्किल, ठीक है, ये पढ़ लिया। तो नॉलेज एंड स्किल भी कंप्लीट हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी कंप्लीट हो गया। एटीट्यूड, सोच, आपका सोच कैसा है फाइनेंस के प्रति, एटीट्यूड टुवर्ड्स फाइनेंस, या फिर सोच वित्त के प्रति आपकी सोच, है ना। योर माइंडसेट टुवर्ड्स स्पेंडिंग लॉन्ग, अच्छा देखो, तुम्हारे माइंडसेट की बात होती है इसमें, किसके माइंडसेट की? तुम्हारे दिमाग के सोच की, ठीक है। हर एक इंसान के इंडिविजुअल सोच की बात होती है, व्यक्तिगत सोच की, कि भाई उसको पैसा कितना खर्च करना चाहिए, कैसे खर्च करने चाहिए। आपको अगर आप इन्वेस्ट करने हो तो लंबे समय के लिए कर रहे हो या फिर कम समय के लिए कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, है ना। तो ये आपके माइंडसेट की बात कर रहा होता है, ठीक है, अगर आपको पता है तो। बिहेवियर, आपका बर्ताव कैसा है पैसे के प्रति, बिहेवियर टुवर्ड्स मनी, या फिर बर्ताव पैसों के प्रति या फिर वित्त के प्रति। तो देख लेते हैं, योर एक्चुअल एक्शंस विद मनी, दिस इंक्लूडिंग हैबिट्स लाइक बजटिंग, सेविंग, रेगुलर। देखो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका? बजटिंग हम पढ़ ही चुके हैं ना। बजटिंग पिछले वाले आपके जो टेस्ट था, वो पिछले वाला जो आपका पेपर था, उसमें बजटिंग आप पढ़ चुके होंगे। बजटिंग, और क्या क्या लिखा है? दिस इंक्लूडिंग लाइक बजटिंग, सेविंग रेगुलरली भाई, लगातार सेव करना, मतलब डे बाय डे, कभी ना कभी, एक दो दिन बाद, हर दिन सेव करना, ठीक है, और पेइंग बिल्स ऑन टाइम, ठीक है। मतलब इसमें आपका बिहेवियर आ जाता है कि भाई अब पैसा पे करने में कैसे हो,
आप पैसा टाइम से सेव करते हो या पैसा टाइम से सेव नहीं करते, ये भी आपका बिहेवियर है ना। आप अपने बिल टाइम पे करते हो, अपने किस्त सारे किस्त के पेमेंट्स टाइम पे कर देते हो, ये सब कुछ आपका बिहेवियर पे आ जाता है। ठीक है, इसमें आपके बिहेवियर की बात की जाती है। आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए पैसों के प्रति। आप बजटिंग पे ध्यान रखो, आपके घर का बजट जो है उस पर ध्यान रखो, आपकी सेविंग्स पे ध्यान रखो, कंटिन्यूसली रेगुलरली सेविंग्स करते रहो। और इन सब के बाद आप कैसा फैसला लेते हो, सही फैसला लेते हो, तो आपके जो फाइनेंशियल लिटरेसी आप में आ जाती है। ठीक है, साउंड फाइनेंशियल डिसीजन, साउंड फाइनेंशियल डिसीजन मतलब एक सही फैसला। ठीक है, चलो अब इसका मतलब समझ लेते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी कॉम्बिनेशन है कि आपको फाइनेंस के बारे में सब कुछ पता है, आपके पास नॉलेज स्किल्स है, आपकी सोच फाइनेंस के लिए अच्छी है, आपका बिहेवियर फाइनेंस के प्रति अच्छा है। नेसेसरी टू मेक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन, ये चारों चीजों का आपके पास कॉम्बिनेशन है ताकि आप एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले पाओ, अल्टीमेटली अचीव इंडिविजुअल फाइनेंशियल वेलबींग, ताकि आप एक अच्छा फाइनेंशियल वेलबींग कर पाओ। कहने का मतलब है, मतलब देखो बेसिकली बार बार से यही लिखा है कि ये चारों का मिश्रण आपके अंदर है, चारों के कॉम्बिनेशन से आप एक अच्छा फाइनेंस का डिसीजन ले पाओ एंड आप अच्छा पैसा बढ़ा पाओ, बना पाओ। इसे ही हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी कहने का मतलब है आप अवेयर हो अपने पैसों के लिए, आप ढंग से डिसीजन ले पाते हो, आपके पास स्किल्स है अपने पैसा मैनेज करने के लिए, आप अपने सारे पैसे ऑन टाइम पे करते हो एंड आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के थ्रू बढ़ा रहे हो। यही आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी है, उनको अपनी लाइफ में, इन सब चीजों को अपनी लाइफ में यूज कर रहे हो। ठीक है, एक लास्ट बार बोलूंगा, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि आप अपने पैसों को किस तरीके से मैनेज करते हो और उन मैनेज करने के बाद अपने पैसों को बढ़ा लेते हो, है ना। इसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना आता है, इसे ही हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। आपको पता है कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना है, आपके पास पूरी नॉलेज है। ठीक है, मैं हर तरीके से बता सकता था फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता किसे कहते हैं। ठीक है, आप अपने वित्तीय को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना जानते हो, मैनेज करना जानते हो, कि आप सब कुछ करने के बाद भी अपने वित्तीय को यानी फाइनेंस को इंक्रीज कर पाते हो। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिया, ओईसीडी पढ़ लिया, अब इसमें एक टॉपिक है हमारा 5C अप्रोचेस, उसको पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं 5C अप्रोच। ठीक है, 5C अप्रोच यानी 5C तरीका। अब ये क्या है, हिंदी में बता रहा हूं मैं, तरीका, तरीका, या फिर इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या होता है, यूज टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब यार फाइनेंस के वो जो अभी हमने सीखा कि इसको पढ़ना, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इसको समझना, फाइनेंस को, पैसों को इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद अपना बजट बनाना, फिर पैसों को इन्वेस्ट करना, है ना। पहले के टाइम पे लोग सिर्फ सेविंग करते थे, लेकिन अब फाइनेंशियल लिटरेसी आ गया, लोगों को इन्वेस्ट करने के बारे में भी बताया जा रहा है, म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताया जा रहा है। तो इस चीज को हम पूरे इंडिया में स्प्रेड कैसे करें, हर एक को कैसे बताएं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पूरे देश भर में फैलाना, इसी को हम 5C अप्रोच की वजह से फैला सकते हैं। ठीक है, 5C अप्रोच का यूज करके हम पूरे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी को फैला सकते हैं। ठीक है, 5C अप्रोच किस लिए इस्तेमाल होता है, वित्तीय साक्षरता को पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कंटेंट। पहला C है कंटेंट, जिसको कहते हैं हम सामग्री। इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल लिटरेसी मटेरियल्स फॉर इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट्स, ठीक है, यंग एडल्ट्स, वुमेन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एमएसएमई, सीनियर सिटीजन्स, पीपल विद डिसेबिलिटीज, थोज हु आर इलिटरेट एक्सेट्रा। देखो, ये एक ऐसा कंटेंट बनाओ, एक ऐसी सामग्री बनाओ, वो सामग्री हर किसी तक पहुंचे, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे वो एक एडल्ट हो 18+, यंग एडल्ट, टीनेजर, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो एक ओल्ड एज हो, चाहे वो बंदा इलिटरेट हो, ठीक है, उसको, हर किसी को अपने कंटेंट से क्या हो, वो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया जाए। कंटेंट यानी कि एक ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे सबको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता चले। ठीक है, कैपेसिटी, क्षमता, C4C2, अब दूसरे C की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी, क्षमता। क्या मतलब है इसका, एनहांस द एबिलिटीज ऑफ वेरियस इंटरमीडिएट्स हु कैन हेल्प पीपल लर्न अबाउट मनी। ठीक है, और क्या लिखा है, क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब देखो, जो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में लोगों को बता रहे हैं, मतलब ऐसा चलो कहीं पे कैंपेन हो रहा हो या फिर कहीं पे मान के चलो नुक्कड़ नाटक हो रहा हो जिसके द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाया जा रहा है,
बताया जा रहा है, लोगों में फैलाया जा रहा है, तो उनको सपोर्ट करो, उनको कैपेसिटी दो कि वो और चीज करे, उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट दो। कोड ऑफ कंडक्ट हम की नहीं कह सकते, कहने का मतलब है, मान के चलो मैं तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझा रहा हूँ एंड लोग आपको कह रहे हैं कि भाई आप इसके जो जगह पे, जहां पे मैं ऐसा मान के चलो एग्जांपल लो कि मैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आपको समझा रहा हूँ, है ना, तो अब मैं रोज सबको 5 से 6 के बीच में समझाता हूं, तो अब उस पूरे जो यहाँ पे एरिया में बात फैल गई है कि ये बंदा रोज 5 से 6 बजे के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सबको पढ़ाता है, तो प्लीज आप लोग 5 से 6 बजे जाओ, सिंसियरली जाओ और रोज 5 से 1 घंटा 5 से 6 पढ़कर आ जाओ। तो कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है, क्षमता बढ़ रही है, ठीक है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर थोस हु डिलीवर फाइनेंशियल एजुकेशन। जो भी फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट दो। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक सिंसियरली तरीके से पढ़ना, जैसे स्कूल में जब आप जाते हो तो आप एक यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, तो वो यूनिफॉर्म आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, समझ आ रहा है आपको। कुछ इसी तरीके से ही एक कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए भी क्रिएट करो जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी को पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ लिया हमने कि क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, फॉर थोस, क्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट किनके लिए क्रिएट करना है, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड वेरियस इंटरमीडिएट्स हु कैन हेल्प पीपल लर्न अबाउट मनी, एनहांस द एबिलिटीज। अब देखो एक और पॉइंट है इसी के अंदर, उनकी एबिलिटी बढ़ाओ, उनकी क्षमता बढ़ाओ, एबिलिटी बढ़ाओ, जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, जो फाइनेंस के बारे में पढ़ाते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाई जाए। हिंदी में अगर मैं बोले कि जो फाइनेंस की पढ़ाई को पढ़ाते हैं, जो फाइनेंस की पढ़ाई करवाते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाओ, उनकी क्षमता को क्या करो सर, बढ़ाओ, है ना, इसलिए हो जाता है आपका कैपेसिटी में। अब तीसरा सी आ जाता है आपके पास, कम्युनिटी, समाज, समूह जिसे हिंदी में हम कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंगेजिंग लोकल ग्रुप्स एंड कम्युनिटी लेड मॉडल्स टू स्प्रेड फाइनेंशियल अवेयरनेस इफेक्टिवली एट द ग्रास रूट्स वेल, ठीक है, ओके, एट द ग्रास रूट लेवल। इसका मतलब क्या है कि आप छोटे छोटे ग्रुप्स में जाओ, वहां पे जाके फाइनेंस के बारे में समझाओ, ठीक है, आप किसी और ग्रुप में जाओ, फाइनेंस के बारे में समझाओ, तो सीधा जो जड़ है ना, जड़ को पकड़ो, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक पूरा ग्रुप है, मान के चलो गांव है एक गांव, ठीक है, वहां पे फाइनेंस के बारे में किसी को नहीं पता, एंड आप उसके पंचायत पे जाते हो, जहां पे पंचायतें चल रही होती है, उस जगह पे जाते हो जहां पूरा गांव मौजूद है, और वहां पे जाके सबको फाइनेंस के बारे में समझाते हो, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल आपने जड़ से समझाया, वहां पे जड़ जड़ पकड़ी आपने। अब वो अपने बच्चों को इस बारे में बताएंगे, है ना। तो ऐसा इस समाज समूह से कहने का मतलब ये है कि आप उसके जड़ को पकड़ लो, ठीक है, ग्रास रूट यानी कि उस जड़ को पकड़ लो, एंड फिर वो आपकी बात को फैलाएंगे, ठीक है, एक एक जगह तक आपके जो बात को है वो पहुंचा सको। तो छोटे छोटे जगह को, छोटे छोटे हर चीज को आप पकड़ो, हर चीज में अपनी जो बात है उसको पहुंचाओ। अब कम्युनिकेशन, संचार, इसे पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, ओके, इफेक्टिवली दैट ग्रासरूट लेवल, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन, यूज टेक्नोलॉजी इंडिया आउटलेट्स एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन मेथड्स टू स्प्रेड फाइनेंशियल एजुकेशन मैसेजेस, ठीक है। यूज टेक्नोलॉजी मीडिया आउटलेट्स, देखो टेक्नोलॉजी का यूज करो, ठीक है, मीडिया का यूज, सोशल मीडिया का यूज करो, आउटलेट्स एंड क्रिएट कम्युनिकेशन मेथड्स टू स्प्रेड फाइनेंशियल एजुकेशन। मतलब यार ये कुछ भी इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको बस फाइनेंशियल एजुकेशन को स्प्रेड करना है, स्प्रेड करना है। और किस तरीके से, आप कुछ भी यूज करो, चाहे आप सोशल मीडिया यूज करो, चाहे आप किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन मेथड यूज कर लो, चाहे किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन मेथड यूज कर लो, संचार का तरीका यूज करो, लेकिन आप क्या करो, स्प्रेड करो फाइनेंशियल एजुकेशन को। बस इसका मतलब यही है कि अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाओ, अपने कम्युनिकेशन मेथड्स को बढ़ाओ, एंड फिर आप अपने क्या, अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को स्प्रेड करो, ठीक है, ये है इसका मतलब। अब इसके आपको नोट्स कहां से मिलेंगे, इसके आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, वो भी फ्री, और वीडियो अपलोड होने से पहले ही आपका जो नोट्स है वो अपलोड हो जाते हैं। अब लास्ट आता है कोलैबोरेशन, लास्ट सी क्या है, कोलैबोरेशन, सहयोग या फिर मिलजुल कर काम करना, इसका मतलब है। इसका मतलब क्या है, देखो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, सब मिल जाते हैं, और एक दूसरे से मिलने के बाद वो फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, ताकि एक छोटा बच्चे से लेकर एक बड़े बच्चे तक, एक यूथ तक, बड़े बच्चे आजकल के यूथ है, जो जनरेशन जेड है, हमारी बात आप सबकी बात है ना, आप सबको फाइनेंस के एजुकेशन के बारे में सिखाना। जैसे कि अभी आपका कॉलेज आपको फाइनेंस के बारे में पढ़ा भी रहा है, आपको बुक दे दी है, एक सब्जेक्ट दे दिया, आप जानो भाई फाइनेंस के बारे में,
है ना। तो कोलैबोरेशन का मतलब जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, है ना, सहयोग देते हैं कि हाँ भाई, आप आपको ये वाले स्कूल में फाइनेंस के बारे में सिखाया जाए, ये वाले कॉलेज में फाइनेंस के बारे में सिखाया जाए, है ना, तो उसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं। ठीक है, देखो, इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, लाइक कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, एक साथ काम करना बढ़ जाता है इनके बीच में, गवर्नमेंट में, आरबीआई, स्कूल्स, कॉलेजेस। ठीक है, टू प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट फाइनेंस, फाइनेंस के बारे में अवेयरनेस, यानी कि उसके बाद क्या लिखा है, टू इंक्लूड द स्प्रेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इन अ नंबर ऑफ ऑनगोइंग प्रोग्राम्स इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। बस वही, देखो, ऑनगोइंग प्रोग्राम्स यानी कि कहने का मतलब है स्कूल और कॉलेजेस में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पढ़ाना। ठीक है, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसा इन्होंने सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया जिसमें स्कूल एंड कॉलेज, जो स्कूल और कॉलेज में ऐसा कोई सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया जिसमें फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा हो। ठीक है, तो कोलैबोरेशन मतलब सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर आपको क्या बताती है, फाइनेंस के बारे में बताती है। तो 5C के बारे में हमने समझ लिया, कंटेंट, सामग्री। ठीक है, हमने सबसे पहले कंटेंट समझा, फिर कैपेसिटी समझा कि क्षमता है तो उसको बढ़ावा दो, कम्युनिटी समझा कि छोटे छोटे कम्युनिटी, छोटे छोटे गांव को भी मत छोड़ो, वहां पे भी समझाओ। ठीक है, कम्युनिकेशन, अपनी जो कम्युनिकेशन टेक्निक्स है उनको स्प्रेड करो, वो कम्युनिकेशन टेक्निक है उनको बढ़ाओ, एंड उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में फैलाओ। ठीक है, फिर कोलैबोरेशन समझा कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आकर, जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बढ़ावा देते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, और किस तरीके से देते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में ऐसे हमने यूजी प्रोग्राम्स ला दिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट ला दिया जिसमें आपको फाइनेंस के बारे में बताया जा रहा है ना। आरबीआई ने, अब देखो, जैसे आपको कॉल पर, जब आप पहले कॉल करते थे तो आपके का उसमें, या फिर अभी टीवी में भी एक मैसेज आता था कि किसी लिंक पे ना दबाओ, है ना, किसी की कॉल सुन के किसी को ओटीपी मत दिवाओ, नहीं तो आपको वित्तीय जोखिम झेलने हो सकता है ना, कि अगर आपने कोई लिंक टैप करा तो आपके अकाउंट से सारे पैसे कट जाएंगे। तो ये सब भी क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, जो कि आपको गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, आरबीआई द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है ना। ठीक है, तो हमने 5C अप्रोचेस पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। हाँ, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बट क्वेश्चन आ सकता है इसलिए करवा रहा हूँ। आरबीआई की बात कर लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है, इसे हम बैंकर्स बैंक कहते हैं, यानी बैंकरों का बैंक कहते हैं, सारे बैंक का बैंक कहते हैं। पहली बात तो इसके की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री, हमारे कंट्री का केंद्रीय बैंक है ये, सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री। ओके, बैंकर टू द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है, और गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ रखता है, सब कुछ आरबीआई है। ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये पॉइंट याद रखेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री, ये भी याद रखेंगे। सुपरवाइजर ऑफ होल बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, हमारे कंट्री में जितने भी बैंक्स है, ठीक है, सबका सुपरवाइजर कौन है सर, हमारा आरबीआई है। कौन है सर, आरबीआई। करेंसी इशूअर, करेंसी कौन इशू करता है, 2000 का नोट कौन छापता है, 500 का, अच्छा 2000 का तो छपता नहीं है, 500 का नोट कौन छापता है ना, जो भी नोट है सारा इशू कौन करता है सर, आरबीआई। अच्छा हाँ, अगर आता है क्वेश्चन बाय चांस, अगर वैसे तो आएगा नहीं, जनरल नॉलेज के लिए, कॉइन्स हमारी आरबीआई इशू नहीं करती, ठीक है, याद रहना। उसके बाद हमारा आ जाता है फॉरेन डिपॉजिट्स। फॉरेन डिपॉजिट्स यानी कि हमारा फॉरेन का पैसा किसके पास रहता है, फॉरेन रिजर्व, बेसिकली अगर हम यहाँ पे रिजर्व वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, फॉरेन रिजर्व। ठीक है, फॉरेन रिजर्व हमारा कहाँ पे रहता है, वो भी आरबीआई में रहता है, यानी विदेश का पैसा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे पैसों के ऊपर, है ना, रेपो रेट, बैंक रेट, मॉनेटरी पॉलिसी यानी बैंक रेट, रेपो रेट, सारा आपने 12th और 11th में पढ़ रखा है ना, बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब का। और यानी कि जब आप लोन लेने जाते हो तो कितनी सिक्योरिटी रखनी होती है ना, वो चीज भी, ये सब कौन तय करता है, आरबीआई तय करता है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन होता है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जो उनके पब्लिक होते हैं ना, पब्लिक, उसका पैसा एक्सेप्ट करना, अकाउंट में रखना, लोन देना, लोन प्रोवाइड करना, एडवांसिंग लोन इंडिविजुअल्स को या फिर बिजनेसेस को। कोई बिजनेस आता है, कोई किसी को बिजनेस करना है, उसको लोन चाहिए, बैंक पे जाएगा कोई, हाँ जी ठीक है, एडवांसिंग टू द लोन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी बिजनेस को वो चाहिए या फिर किसी अकेले बंदे को पर्सनल लोन चाहिए तो वो भी कौन देगा, कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन, आपके अकाउंट, अच्छा आपको अगर पहले ही पैसा निकालना है और बाद में पे करना है, क्रेडिट, वो भी हो सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आपके अकाउंट में 100 रुपए है और आप चाहो तो 120 निकाल लो, है ना, तो ये बैंक्स अपने कुछ खास कस्टमर्स को देता है ना, तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो जाती है, ये भी आपको कमर्शियल बैंक्स देता है। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स को मैं सीबी लिख रहा हूँ। कमर्शियल बैंक्स दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, पीएसबी लिख रहा हूं मैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबी।
अच्छा ये तो दोनों ही पीएसबी हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसको ऐसे कर लो, गवर्नमेंट बैंक कर लो। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक या फिर पब्लिक बैंक। अच्छा पब्लिक बैंक ही रहने दो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। ये कौन से बैंक होते हैं जिसमें 50% से ज्यादा मालिकाना हक, 50% से ज्यादा मालिकाना हक किसके पास होता है सर? गवर्नमेंट के पास होता है। और बाकी इनके फंक्शन भी यही सारे होते हैं। ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक्स का। अच्छा, और ये हो जाता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक किसी इंडिविजुअल का होता है। ठीक है, किसी एक कंपनी का होता है, किसी इंडिविजुअल का होता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना होती है। इनका प्राइवेट सेक्टर बैंक का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, और इनका मेन एम होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, गवर्नमेंट बैंक्स का मेन एम होता है प्राइवेट सेक्टर, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, कि जनता की हेल्प करना। और ये दोनों कॉमर्शियल बैंक्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे और एक दो बैंक है, उन्हें भी पढ़ लेंगे। ठीक है, फटाफट से पढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। तो अब हमें पढ़ना है कुछ बैंक्स के बारे में। तो सबसे पहले है हमारा रीजनल रूरल रूरल बैंक्स। ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक्स क्या होता है हमारा? ये होता है फॉर फुलफिल द बैंकिंग नीड्स इन विलेज एंड फार्मर्स। गांव में, विलेज में। ठीक है, गांव में, हमारे गांव में और फार्मर्स के लिए। ठीक है, दो वर्ड याद रखने हैं, विलेज और फार्मर्स। इनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे आरआरबी बनाए जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, याद रखना। ओके, इनको पैसे देने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक मेंबर ओन्ड इंस्टीट्यूशन दैट ऑपरेट ऑन अ नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस गवर्न्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। मतलब ये ऐसा समझ लो कि कुछ लोग मिलकर अपना कुछ बनाते हैं, एंड जो मेंबर्स होते हैं ना, वही इसको बैंक के मालिक होते हैं। उन्हें जब पैसा चाहिए होता है तो वो उसमें से निकाल लेते हैं, है ना, और फिर वापस रख देते हैं। अच्छा, ये फॉरेन बैंक्स, ये वो बैंक्स होते हैं जो कि विदेश के बैंक होते हैं, लेकिन इनकी ब्रांच इंडिया में होती है। ठीक है, इसको कैसे डेफिनेशन में करेंगे? बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री दैट ऑपरेट ब्रांचेस इन इंडिया। इसका एग्जांपल है एक बैंक HSBC। ओके मेरे भाई। अच्छा, अगले देखते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स क्या होता है? इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अच्छा, डेवलपमेंट बैंक्स वो होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को, ठीक है, एग्रीकल्चर को एंड आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में पैसा प्रोवाइड करते हैं। ये होते हैं आपके डेवलपमेंट बैंक। यानी कि बेसिकली ऐसे समझो, देश के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक कौन से होते हैं? फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक सेक्टर, किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे फोकस करते हैं, जैसे कि एक्सिम बैंक जो कि हाउसिंग, जैसे कि आपका हो जाता है एक NHB बैंक, है ना, ये नेशनल हाउसिंग बैंकिंग है। ये तो एक स्पेसिफिक सेक्टर पे काम करते हैं, या तो ये एग्रीकल्चर पे काम करेंगे या तो ये हाउसिंग सेक्टर पे काम करेंगे। अच्छा, कुछ बैंकिंग की सर्विसेज पढ़ लेते हैं मेरे भाई, कैसी बैंकिंग की सर्विस, किस टाइप की सर्विस देता है। अच्छा, फैसिलिटी ऑफ लोन्स लिखा हुआ है। फैसिलिटी ऑफ लोन्स यानी कि बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। अब ये क्वेश्चन आता है तो आप इसके अंदर भी पॉइंट्स निकाल सकते हो कि बैंक कम इंटरेस्ट पे लोन देता है, एंड किस टाइप के लोन देता है। होम लोन देता है, पर्सनल लोन देता है, वेडिंग लोन देता है, गोल्ड लोन देता है। देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ लोन विच गिवन बाय बैंक। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर आपके पास 100 रुपए है या फिर 1,000 है तो आप 150 निकाल सकते हो। आपको ओवरड्राफ्ट करने की फैसिलिटी देता है कौन? आपका बैंक देता है, आपका कॉमर्शियल बैंक देता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अच्छा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल अगर आप भूल गए हो, वैसे तो कॉमर्स वाले बच्चों को नहीं भूले होंगे, बट ये सब्जेक्ट आर्ट्स वालों पे भी है तो उनको बता दूं अगर बाई चांस नहीं पता तो मान के चलो कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये बी है ना, थोड़ा सा तो अलग बनाओ, ये ए है, बी है। इसने कोई इसको बिल डिस्काउंटिंग दिया, क्या दिया? बिल डिस्काउंटिंग दिया, और इसने अपना सामान उसको दिया। इसने बोला भाई 3 महीने बाद ये बिल अपना बैंक में ले जाइयो और वो तेरे को पैसे दे देंगे। उसने बोला अच्छा, बट अब इसको कुछ, बी को कुछ जरूरत पड़ गई और ये अभी चला गया बैंक में। ठीक है, ये अभी चला गया बैंक में और मेरे को बोला कि ये पैसे 3 महीने बाद मुझे मिलने वाले थे, अभी चाहिए लेकिन मेरे को। तो उन्होंने, बैंक ने बोला ओके सर, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपके पास थोड़े से डिस्काउंट चार्जेस कटेंगे, वो कटने के बाद आपके पैसे आपको अभी मिल जाएंगे, और जब इस लड़के के पैसे अकाउंट में आएंगे तो हम रख लेंगे बैंक। उन्होंने बोला ठीक है, आप जितना चार्ज काटना है काट लो और मुझे अभी पैसे दे दो। बस ये होता है हमारे बिल डिस्काउंटिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इनकैशिंग या चेक, मतलब आप चेक लेके बैंक में जाते हो एंड कैश लेके बाहर आते हो।
यही हो जाता है इन कैशिंग ऑफ चेक, यानी कि सिंपली बोले तो चेक को कैश करवा लिया। कंसल्टेंसी, आपका बिजनेस खराब चल रहा है, आपको बिजनेस खराब छोड़ो यार, ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं, मान के चलो आपको फाइनेंस से रिलेटेड, वित्तीय जोखिम से रिलेटेड आपको कुछ बात जाननी हो, आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये बात जाननी हो, वेयर शुड यू इन्वेस्ट योर मनी, है ना, जहां से आपको ज्यादा रिटर्न मिले। अब आपको आपकी मतलब कुछ भी टाइप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज पैसों से रिलेटेड बैंक आपको ऐसे ही बता देगा, तो इसे हम कंसल्टेंसी कहते हैं, जो कि बैंक फ्री में प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया, एक बार नेक्स्ट आगे के टॉपिक देख लेते हैं। हाँ जी, तो अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, मेन ये दोनों है। ठीक है, अच्छा मेन तीन है आपके पास, फिक्स्ड रेकरिंग अकाउंट, बट चारों लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग्स अकाउंट डिजाइन फॉर इंडिविजुअल्स, लोगों के लिए डिजाइन होते हैं, विद लिमिटेड टू एनकरेज सेविंग्स। किस लिए होते हैं? सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए, यानी लोग अपनी सेविंग्स करें। ठीक है, एनकरेज करने के लिए। इट ऑफर्स अ मॉडेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड अलोज इजी विड्रॉल्स, आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देता है, इंटरेस्ट रेट अच्छा होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट मॉडरेट होता है, ज्यादा बेकार नहीं होता, और इजी विड्रॉल्स होते हैं इसमें, इजी विड्रॉल है ना, इसमें मतलब ऐसा नहीं कि मुश्किल हो रहा है विड्रॉल करने में। ठीक है, इजी विड्रॉल होते हैं। ठीक है, और वाइल मेंटेनिंग अ मिनिमम बैलेंस, और आप चाहो तो मिनिमम बैलेंस अपना रख सकते हो, जैसे आपने आपने और बैंक ने बात कर रखी है, इन पे 1000 ही रखने हैं, इसमें 2000 ही रखने हैं, इसमें 10,000 ही रखने हैं, जैसे लाइक एक जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है, आप जीरो भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सेविंग्स अकाउंट पढ़ लिया कि मॉडेस्ट आपका इंटरेस्ट रेट होता है, सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए होता है। ठीक है, इजी विड्रॉल होता है। करंट अकाउंट पर फटाफट पढ़ लेते हैं। प्राइमरी ऑफ बिजनेस एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये किस लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए होता है, बिजनेस के लिए बनता है, बिजनेसमैन के लिए बनता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनता है, जिन्हें हर हर सेकंड में पेमेंट करनी होती है, हर सेकंड में। ठीक है, दैट परफॉर्म फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन, वही हर जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन करनी होती है। दीज अकाउंट्स डू नॉट अर्न इंटरेस्ट बिकॉज द बैंक मस्ट कीप द फंड्स रेडी फॉर इमीडिएट विड्रॉल, इसमें इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता से करंट अकाउंट में, क्योंकि बहुत फटाफट इनकी ट्रांजैक्शन होती है, पैसा आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, बैंक इनका पैसा रख ही नहीं पाता, क्योंकि इनको आगे विड्रॉल्स के लिए बैंक को इनका पैसा तैयार रखना पड़ता है, इस वजह से। अब आ जाता है टर्म डिपॉजिट, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, जिसको हम एफडी भी बोलते हैं अपनी आसान भाषा में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अ वन टाइम डिपॉजिट मेड फॉर द फंड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे किसी ने 1 महीना, किसी ने 2 महीना, किसी ने 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, ठीक है, इतने टाइम के लिए रख दिया। मोड फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम रेंजिंग फ्रॉम 1 मंथ टू सेवरल ईयर्स, मतलब 1 महीने से कई साल तक ये हो सकता है। इट ऑफर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट रेट कैसा होता है मेरे भाई? बिल्कुल इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, ये ऑफर करता है ये। इट ऑफर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड टू सेविंग्स एंड कंपेयर टू सेविंग्स एंड सेविंग अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट होता है नहीं, सेविंग अकाउंट के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट देता है। अगर डिफरेंस आता है तो डिफरेंस भी तुम आराम से लिख देना। बट लैक ऑफ लिक्विडिटी, अच्छा लिक्विडिटी क्या होता है कि पैसों को जल्दी से वो किसी भी चीज को पैसों में कन्वर्ट कर देना, इसमें लैक ऑफ लिक्विडिटी है, लैक ऑफ लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने जैसे कई साल के लिए पैसा रखवा दिया तो आपको उतने साल रखना ही पड़ता है। ठीक है, एफडी तोड़वाने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, टाइम लगता है। बट लैक ऑफ लिक्विडिटी बिकॉज फंड्स कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी, और फंड्स विड्रॉ नहीं करा जा सकता उस टाइम तक। ठीक है, पढ़ लिया हमने टर्म डिपॉजिट। अच्छा, ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो आपको कुछ कुछ चार्जेस लेने लगते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, मानता हूं उनका पैसा खर्च होता है, सबका होता है, मेरा भी होता है, बट यार नहीं, अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट अपने अपनी सोच है यार, छोड़ो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रेकरिंग डिपॉजिट्स आरडी है ना, हु वांट टू सेव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफिक, मतलब मेरे मतलब जैसे इंस्टॉलेशन ईएमआई होती है ना, कि हर महीने 1000 रुपए की ईएमआई है, तो इसमें भी ऐसे मान के चलो कि 1000 दे रखे, हमने 1000 अब डाला, फिर 1000 अब डाला, अगले महीने डाला, फिर अगले महीने भी डाला, ऐसे कर करके आपको हर महीने या फिर हर एक टाइम में एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, कुछ ही टाइम तक, जैसे 2 साल तक डालना है, 3 साल तक डालना है, फिर वो एक टाइम बढ़ जाएगा। एट द एंड ऑफ द मंथ डिपॉजिटर रिसीव द टोटल अमाउंट, जैसे एट द एंड ऑफ द टाइम, मतलब जब भी इसका टाइम खत्म होगा तो एंड में वो डिपॉजिटर जिस जो पैसा डालता है उसको पूरा टोटल अमाउंट भी मिलेगा, प्लस में इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब बार बार डिपॉजिट करते थे। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कुछ है या नहीं।
हाँ जी, तो देखो अगले हमें चार टॉपिक्स फटाफट विदाउट स्टॉपिंग में, ठीक है, विदाउट स्टॉपेज में फटाफट पढ़ लेते हैं। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। एंड आईपीओ इज द प्रोसेस बाय विच अ प्राइवेट कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसने पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू करे, ठीक है, पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में इशू करे, ठीक है, मार्केट में इशू करे फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेस कैपिटल। किस लिए करे कैपिटल रेस करने के लिए, अपना पूंजी जुटाने के लिए, कैपिटल रेस करने के लिए, टू रेस कैपिटल, ठीक है, टू रेस कैपिटल एंड बिकम्स अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब जब पहली बार उसने शेयर एक्सचेंज करे ना, देखो जब तक उसने शेयर इशू नहीं करे, एक्सचेंज बोल दिया, जब तक उसने शेयर इशू नहीं करे तो वो थी एक प्राइवेट कंपनी। क्या थी? प्राइवेट कंपनी। लेकिन जब उसने शेयर इशू कर दिया तो वो हो जाएगी अब एक पब्लिक कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी का मतलब कोई गवर्नमेंट कंपनी मत समझना, पब्लिक कंपनी हो जाएगी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर्स को कोई भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी पब्लिक में खरीद सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये पब्लिक, जब इसने पब्लिक को इशू कर दिया अपने शेयर, तो अब वो मार्केट में क्या हो जाएगी? लिस्टेड कंपनी कहलाएगी, ठीक है। यानी आईपीओ के बाद ही लिस्टेड कंपनी कहलाती है। पहली बार जब कैपिटल के लिए शेयर इशू करते हैं उसे कहते हैं हम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। अब आया, अच्छा ये सारे नोट्स आपको बार बार बोल रहा हूँ, कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, बहुत अच्छे नोट्स है, एक बार जाके पढ़ लेना। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कैसा है हमारा? एन एफपीओ इज एन इशुएंस शेयर टू द इन्वेस्टर बाय अ कंपनी, shares to investors, ठीक है, by a company that is already listed on a stock exchange. It is essentially an additional issue of an IPO, ठीक है। इसमें क्या मतलब है? देखो, मतलब एक कंपनी थी जिसने आईपीओ रेस कर दिया, मान के चलो एक कंपनी थी, इसने पहली बार अपने पैसे वो शेयर लॉन्च करा, शेयर इशू करा, ठीक है, तो उसे हमने क्या बोल दिया? आईपीओ करा। लेकिन अभी कंपनी को क्या हुआ? कंपनी को कहीं पे पैसा लगाना है और कंपनी को अब पैसा चाहिए। कंपनी ने फिर से जब दोबारा से नए शेयर इशू करे, दोबारा से नए शेयर इशू करें, तो वो आपका क्या हो जाता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब दोबारा से कंपनी शेयर इशू करती है तो वो क्या हो जाता है? आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। याद रहेगा, ठीक है, दोबारा से जब नए शेयर इशू करें, है ना, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में क्या हो जाता है कि कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। लिस्टेड कैसे है? जब आईपीओ करता है तभी मार्केट में लिस्ट हो जाती है, तो पब्लिक कैसी है? लिस्टेड होने के बाद, ठीक है। अब इस चीज को भूल जाओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब दोबारा से नए शेयर इशू करें, क्योंकि कंपनी को और पूंजी चाहिए होती है, और कैपिटल चाहिए होता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव, ठीक है। अब है हमारा ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? इट इज अ मेथड वेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सेल देयर शेयर्स टू पब्लिक। ये हम स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हैं, एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से कह सकते हैं। मान के चलो मैंने कंपनी का 5% शेयर खरीद रखा है, क्या 5% शेयर खरीद रखा है, याद रहेगा आपको? मतलब ऐसे ही बता रहा हूं मैं। तो मैंने अब वो पब्लिक को बेच दिए, मुझे इस कंपनी से एग्जिट लेना है, ठीक है। तो क्या हो, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? ऑफर फॉर सेल बोलेंगे। समझ आ गया? अब हमें पढ़ना है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज अ फाइनेंशियल व्हीकल दैट पूल्स मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स, जो कि बहुत सारे मैनी इन्वेस्टर्स, अच्छा, बिगिनर इन्वेस्टर्स भी इसी में पैसा लगाते हैं, ध्यान रखना। बहुत सारे इन्वेस्टर से क्या करता है सर? पैसा खींचता है, क्या खींचता है? पैसा, ठीक है। कई सारे इन्वेस्टर से क्या खींचता है? पैसा खींचता है। परचेज है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यहाँ इंक गिरी हुई है, ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज, मैनेज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। अच्छा, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा खींच लेता है पूल, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? बहुत सारे पोर्टफोलियो बना लेता है, मतलब कई सारे जगह पे अपना पैसा, हमारा पैसा इन्वेस्ट कर देता है, कई सारी जगह पे हमारा पैसा इन्वेस्ट कर देता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि प्रॉफिट जनरेट करके हमें हमारा हिस्सा दे देता है, ठीक है, हमें हमारा हिस्सा देता है। और ये सब मैनेज क्या होता है? मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर, ठीक है, मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर, ठीक है। याद रखना है इस बात को। म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट क्या क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट होते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपका पैसा जो है एक प्रोफेशनल मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, और ये सब एक प्रोफेशनल मैनेजर की देखरेख में हो रहा होता है। योर इन्वेस्टमेंट हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। आपका इन्वेस्टमेंट कौन हैंडल करता है? एक्सपर्ट हैंडल करता है। लिक्विडिटी, यू कैन इजीली विदड्रॉ और रिडीम योर यूनिट ऑन एनी बिजनेस डे। किसी भी बिजनेस डे में, मतलब उस दिन आई थिंक सो की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो मतलब सरकारी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। किसी भी बिजनेस डे में जब मार्केट खुला हो, मार्केट ओपन रहता है, तो उसमें आप अपना पैसा विदड्रॉ कर सकते हो, किसी भी डे में, ठीक है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा डीमैट अकाउंट का, उसे भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीमैट अकाउंट इसी में बता दूं क्या? चलो इसी में बता देता हूं। अब हमें क्या पढ़ना है? डीमैट अकाउंट। चलो यार अगले पेज पे बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम आ गए हैं। तो देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट। देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? ये होता है फाइनेंशियल असेट्स का लेन देन इधर से उधर करना। जहां पे फाइनेंशियल असेट्स को खरीदा और बेचा जाता है वो होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट। ध्यान रखेंगे इस बात का। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है मेरे भाई? फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप्स का होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। जो एक दिन से लेके एक 364 यानी एक दिन से लेके एक साल तक का जो जिसमें कार्यकाल होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट रहती है, जिसमें पैसा लगाना रहता है, वो हो जाता है आपका मनी मार्केट में। और जिसमें मोर देन वन ईयर एक साल से ज्यादा लगाते हैं उसे कहते हैं हम कैपिटल मार्केट। क्या इन दोनों में फर्क समझ आया? फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप का, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। अच्छा पहले मनी मार्केट समझ के खत्म कर देते हैं। मनी मार्केट क्या होता है? जिसमें एक दिन से लेके 364 दिनों तक के लिए पैसा आपका उसमें जाता है। तो ये होता है आपका, इसमें तीन चीजें आती है: ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, जो एक साल से कम की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो इसके अंदर आती है, और कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स आप ऐसे कह सकते हो कि बैंक आपस में छोटे छोटे मोटे मतलब कंपनीज या फिर बैंक आपस में लोन लेने देने का काम करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप ऐसे कह सकते हो कि गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज बेचता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है मेन जो है हमारा कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट इसमें किस टाइप की चीजें आती है? शेयर, इक्विटी वाले, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ओके इतना समझ आया? अच्छा कैपिटल मार्केट हमारा मोर देन वन ईयर रहता है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट कौन सा होता है? जिसमें शेयर पहली बार इशू होते हैं, ठीक है। इसमें डिवेंचर आते हैं, आईपीओ। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि मैं अभी थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा आगे। इसमें आईपीओ होता है, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जो पहली बार कंपनी इशू करते हैं वो शेयर डिवेंचर्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट में सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा होता है? पहली बार हो रहा होता है। अगर ये चीज आपको डिटेल्ड में पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो के, भाई वो वीडियो देख लेना। आगे करके स्किप करके देख लेना, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ के आना, ठीक है मेरे भाई। तो प्राइमरी मार्केट मैंने बता दिया आपका कहाँ होता है। यहाँ पे पहली बार शेयर्स इशू किए जाते हैं, आईपीओ पहले आईपीओ होता है यहाँ पे। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पब्लिक के लिए पहली बार एक कंपनी शेयर इशू करती है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अनलिस्टेड होती है। कैसी होती है मेरे भाई? अनलिस्टेड होती है। एक अनलिस्टेड कंपनी जब पहली बार अपने शेयर इशू करती है ना, तब जाके वो लिस्टेड कहलाती है। और जब उसके शेयर इशू हो जाते हैं और लोग खरीद लेते हैं, तो लोग आपस में बेचते खरीदते हैं। मैंने शेयर खरीदे, इस कंपनी ने लॉन्च कर दिए शेयर, अब वो कंपनी लिस्ट हो गई। पहली बार शेयर लॉन्च करे, इशू करे, तो मैंने खरीद लिए, ठीक है, अब वो कंपनी लिस्टेड हो गई, वो उधर की बात है। मेरे पास शेयर है, अब मैंने एक और इन्वेस्टर को बेचा, तो ये कौन सा मार्केट है भाई? आपस में जो एक इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर का मार्केट चल रहा है, ये कौन सा मार्केट है? ये हमारा स्टॉक मार्केट, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एनएससी बीएससी भी आ जाते हैं। एनएससी बीएससी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट का रहता है। यह भी समझाऊंगा क्या होता है, टेंशन मत लो, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में समझ आ गया, इसमें आपका स्टॉक्स रहता है, ठीक है, और वो शेयर्स रहते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड होते हैं। वो सिक्योरिटीज रहती है, सिक्योरिटीज दैट आर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन मार्केट। अच्छा ये मैं क्या बोल रहा हूं, उन कंपनी की सिक्योरिटीज रहती है जो कंपनी की सिक्योरिटीज ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, ये बोलना था मुझे, ये था, ठीक है। मेरी बात इतनी समझ आई। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी बिल्कुल फ्रेश मार्केट होता है, पहली बार कंपनी आती है तब वहां पे जाकर लॉन्च करती है। सेकेंडरी मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी शेयर्स का लेन देन चल रहा होता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर में खेल हो रहा होता है, ठीक है। ब्रोकर्स भी इसी में आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में। मेरी बात अगर समझ आ गई हो तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है विदाउट टाइम वेस्ट। अच्छा ये टॉपिक अगर डिटेल में पढ़ना हो, डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना। और
तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी क्या हुआ कि मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर दी है क्लिप की, एंड अब देखा तो उसमें साउंड ही नहीं था क्योंकि माइक ऑफ हो गया था। खैर कोई नहीं, फटाफट से देख लेते हैं इस टॉपिक्स को। और ये क्या लिखा हुआ है, हमारा एक टॉपिक है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्टैब्लिश होता है 1 सितंबर 2018, ओनरशिप फुल्ली ओन्ड बाय जीओवीटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टैगलाइन क्या है, आपका बैंक आपके द्वार, मतलब आपका बैंक आपके घर चल कर आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग बैंकिंग एक्सेस टू द अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड पॉपुलेशन अक्रॉस इंडिया। मेनली कहाँ पे, मेनली इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज मेनली, मतलब कि ये इनका मकसद है कि इंडिया के हर एक कोने में बैंक की सुविधा को पहुंचाना। ठीक है, की लिमिट मैक्सिमम बैलेंस अप टू 2 लाख, इसमें हाईएस्ट कितना रख सकते हैं, 2 लाख रुपए रख सकते हैं। कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सेविंग अकाउंट की सर्विस देता है, करंट अकाउंट की सर्विस देता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी और क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं देता, लोन्स फैसिलिटी भी नहीं देता। इनका काम क्या होता है, ये पोस्टमैन होता है, ये पोस्टमैन जो होता है वो बायोमेट्रिक लेके घूमता है अपने साथ, है ना। वो आपके बायोमेट्रिक्स लेकर ही पेमेंट करवा देता है आपकी, है ना। आपको पेमेंट करनी होती है, आपका खाता खुल जाता है, आपके घर पे आ जाता है वो। कि उनके लिए होता है, जैसे रूरल एरियाज में बहुत दूर दूर बैंक होते हैं या फिर कोई बुजुर्ग होते हैं तो उनके बैंक बहुत दूर होते हैं, तो ये पोस्टमैन खुद आ जाता है घर में बैंक बन के, एक तरीके से, है ना। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी की गई मेहनत आपके बहुत काम आएगी, है ना। तो वीडियो बनाते बनाते अब वो 3 बज गए लगभग, है ना। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज एक बार फर्स्ट कमेंट चेक कर देना, चेक कर लेना कि क्या लिखा है, एंड हो सके तो एक बार वो देख लेना। एक कमेंट करने की कोशिश कर देना कि एक अच्छा सा कमेंट कर दो, जिससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं और वीडियोस बना पाऊं। ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड टेक केयर, गुड बाय। तो देखिए, हमें एक लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एंड एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो देखो मीनिंग क्या है इन दोनों का। देखो ये जो सेम टेबल है ना, ये सेम टेबल बिल्कुल एज इट इज हिंदी में अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जाके देख लेना। ठीक है, आईपीओ, तो आईपीओ का मीनिंग है फर्स्ट टाइम इश्यू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, पहली बार इशू हो रही है पब्लिक में। ठीक है, एफपीओ, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स आफ्टर आईपीओ, यानी कि आईपीओ उन्होंने कर रखा है उसके बाद भी इन्हें ये शेयर इशू कर रहा है, आईपीओ कर रखा है उसके बाद भी शेयर इशू कर रहा है, यानी दूसरी या तीसरी बार इन्हें कह सकते हैं कि दूसरी या तीसरी बार शेयर इशू कर रहे हैं। कंपनी का स्टेटस, इसमें कंपनी लिस्टेड नहीं होती, अनलिस्टेड बिफोर आईपीओ लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि जब तक कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी तब तक अनलिस्टेड है, तो आईपीओ के बाद लिस्टेड होगी, वो लिखा है कंपनी इज अनलिस्टेड, कंपनी अनलिस्टेड रहेगी, अनलिस्टेड है जब तक आईपीओ नहीं हो जाता। आईपीओ के बाद लिस्ट में आती है जो कि हम पढ़ रखा है, कंपनी इज ऑलरेडी लिस्टेड, यहाँ पे आईपीओ पहले ही हो चुका होता है इसलिए कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, आईपीओ का ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल रेज करना और स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट करना। ठीक है, ये जो लिस्टेड हम जितनी बार भी बात कर रहे हैं, यानी कि ये स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट कर रही है, इसका मतलब है। और इसका ये तो ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, इसका खाली दिमाग में ये रहता है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कैपिटल रेज करना है, खाली एडिशनल कैपिटल, मतलब पहले से जो कैपिटल है उसके बाद जब और कैपिटल मंगाया जाता है ना कंपनी में, उसे हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल को रेज करना है, इसमें रिस्क लेवल इसमें हाई रहता है। आईपीओ जो करती है, एक नई कंपनी मार्केट में जब आई है, बिल्कुल जस्ट नहीं आई है, जिसको कोई नहीं जानता, जिसपे किसी को भरोसा नहीं है, उस कंपनी पे पैसा लगाना होता है। मतलब पहली बार शेयर इशू कर रही है, अब कोई कंपनी उतरी मार्केट में एंड वो शेयर इशू कर रही है, आईपीओ डाल रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रही है, पहली बार शेयर इशू कर रही है, तो मैं उस पर पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा यार मेरे को तो डर लग रहा है, पता नहीं कल को कंपनी डूब गई तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा भाई। तो इसमें इसलिए रिस्क हाई होता है। लेकिन इसमें ऑलरेडी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, मतलब ये पहले भी इसने पैसा रेस किया था, यानी कि ये पहले टिकी हुई है अभी तक, कंपनी पहले की कंपनी है क्योंकि ऑलरेडी लिस्टेड होती है ना। एक बार ये पहले भी आईपीओ कर चुकी है, अब दूसरी बार ये शेयर इशू कर रही है, इसका मतलब इसमें रिस्क कम होता है। ठीक है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इसमें कम होता है क्योंकि इसमें नई कंपनी है, एक कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू कर रही है मार्केट में, है ना। तो इसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होगा, लेकिन इसमें हाई होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से सारे, हाँ जी। तो अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो स्टॉक इंडिसेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सेंसेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर निफ्टी 50 के बारे में भी पढ़ लेंगे। यानी निफ्टी, देखो सेंसेक्स क्या है, ये बेसिकली इंडेक्स है, इंडेक्स। ठीक है,
सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है, एक इंडेक्स है, क्या है, तो इसका काम क्या होता है, देखो, जो हमारा बीएससी है ना, बीएससी क्या, बीएसई, जिसके फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल, अभी टोटल कितनी अगर देखी जाए तो 5500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है ना। बॉम्बे स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5500 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, लेकिन जो इसमें से टॉप 30 कंपनीज है ना, जो अच्छा कर रही है मार्केट में, टॉप 30 कंपनीज, वो टॉप 30 कंपनीज की लिस्ट अपने पास रखता है कौन, सेंसेक्स। सेंसेक्स एक इंडेक्स शो करता है, उस इंडेक्स में वो टॉप 30 कंपनीज होती है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है क्या है, जिसको भी शेयर में इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है, तो वो सेंसेक्स को देख लेता है कि हाँ भाई ये टॉप 30 कंपनी है इसमें, तो इसमें पैसा लगाऊंगा, इसमें नहीं लगाऊंगा, है ना, ठीक है। तो हमारा अब सेंसेक्स हो गया, तो याद रखेंगे सेंसेक्स एक इंडेक्स है, ठीक है, किसका इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5500 प्लस कंपनीज है, उनमें से टॉप 30 कंपनीज का ये इंडेक्स है, ठीक है। अब आता है निफ्टी, जिसे हम निफ्टी 50 भी कहते हैं, ठीक है, निफ्टी, अब जैसे ये था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ये है एनएसई का, नेशनल, अच्छा एनएसई का है, किसका, ये एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एक्स तक लिख रहा हूं मैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओके, कोई दिक्कत अभी तक, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 2700 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है, मोर देन 2700 प्लस कंपनी लिस्टेड है, एंड इन लिस्टेड कंपनी में से टॉप 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी को जो इंडेक्स है उसको निफ्टी कहा जाता है। इसे हम निफ्टी 50 भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टॉप 50 कंपनीज को लिस्टेड किया जाता है, ठीक है। टॉप 50 कंपनीज का ग्राफ इसमें शो होता है, टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है ये, ठीक है, उसका नाम क्या है, निफ्टी, और ये किसका है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, एनएसई का है, ठीक है। तो हम याद रख लें, बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, इतना अगर आपको पता चल गया तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है हमारा आईपीओ, एफपीओ, ठीक है, सब कुछ पढ़ लेते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पढ़ लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अंदर से पढ़ लेना, मैं नोट्स दे दूंगा, वो पढ़ लेना, ठीक है। ये किस टाइप के, मतलब ये हर तरीके से, ये मतलब इनके अंदर कुछ कुछ चीजें होती है, ठीक है। ये लेवल में मतलब कि शेयर प्राइस जिसका सबसे ऊपर है, जिसका जो अच्छा ग्रो कर रहा है, आज जो ज्यादा परसेंट से ऊपर गया तो उसको टॉप पे रखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, इनके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो कंपोनेंट्स में आपको नोट्स दूंगा, उसमें से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रीड करोगे समझ आ जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है। बेसिकली बाहर से मेन मेन चीजें समझाना था कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है ना, इसके बीएससी की कंपनी शो करता है या एनएससी की कंपनी शो करता है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक पे, हाँ जी, तो फटाफट इस टॉपिक को पढ़ के खत्म कर देते हैं। हमारा डीमेट अकाउंट क्या है, डीमेट अकाउंट इज अ डिजिटल अकाउंट दैट होल्ड्स शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जो कि आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखता है, अपने पास रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इट रिप्लेसेस फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये फिजिकल पेपर पुराने टाइम में जो शेयर्स थे वो मतलब ऐसे पेपर्स में दे दिए जाते थे बहुत पहले, ठीक है, तो वो नहीं करता इसमें, मतलब रिप्लेस कर दिया फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट्स को, मेकिंग द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स सिक्योर, फास्ट एंड पेपरलेस, मतलब कि अब स्टॉक्स को खरीदना बेचना बहुत ही ज्यादा सिक्योर, फास्ट और पेपरलेस, है ना, कागज रहित कर दिया है, किसने, डीमैट अकाउंट ने। बेनिफिट क्या है डीमैट अकाउंट के, पेपरलेस प्रोसेस है, पेपरलेस प्रोसेस यानी कि मैं पढ़ के बता देता हूँ, एलिमिनेट फिजिकल पेपर वर्क एंड द रिस्क ऑफ लूजिंग, अगर पेपर हो सकता है तो कभी क्या पता कभी खो जाए या कुछ, है ना, तो एलिमिनेट कर दिया इसने फिजिकल पेपर वर्क को, और जो खोने का डर था उसे भी, और अगर वो सर्टिफिकेट पहले के टाइम पे डैमेज हो जाता है तो और दिक्कत, और इसने डैमेज का रिस्क भी हटा दिया, ठीक है। पेपरलेस प्रोसेस हो गया। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस क्या होता है, इसका मतलब है प्रोवाइड सिंपल डिजिटल प्लेटफॉर्म टू मैनेज इन्वेस्टमेंट इजिली फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी अपना जो डीमेट अकाउंट है उसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी अपने जो पोर्टफोलियोज है उनको कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं। प्रोवाइड सिंपल डिजिटल प्लेटफॉर्म, इजी डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है, ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए अलग से नॉलेज गेन करनी पड़ेगी उस चीज को समझने के लिए, कहीं से भी खरीदो बेचो, ठीक है। कन्वीनियंट रिव्यू क्या होता है, अलोज यू टू ट्रैक एंड मॉनिटर योर एंटायर स्टॉक पोर्टफोलियो, जितना भी तुम्हारा स्टॉक पोर्टफोलियो है उसको तुम कहीं से भी ट्रैक कर सकते हो, कहने का मतलब है कि देख सकते हो कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है, या लॉस में गए, प्रॉफिट में गए,
रहे हो। इजी ट्रेडिंग खरीदने बेचने के प्रोसेस को इजी कर दिया है, मतलब एनेबल दैट इंस्टेंट ट्रांसफर, ट्रांसफर बिल्कुल इंस्टेंट हो जाता है, सिक्योरिटीज एंड फास्टर सेटलमेंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है हमारा। ट्रेडिंग अकाउंट इज एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये कैसा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जो कि अलो करता है बाय और सेल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने को अलो करता है। ये तो सिक्योरिटीज को अपने पास रखता है, मतलब आपने सिक्योरिटी खरीदनी है, खरीदोगे किसी से तो आप क्या करोगे, ऑर्डर करोगे। तो जो ऑर्डर करोगे ना, वो ऑर्डर करने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की, है ना। और जब आप बेचोगे तो सेल पे डालोगे, सेल पे डालने के लिए भी ट्रेडिंग अकाउंट में जरूरत पड़ेगी। तो जब आप बेचोगे सेल पे डालोगे तो ये क्या करेगा, डीमेट अकाउंट से शेयर आपकी सिक्योरिटीज उठाएगा, डेबिट कर देगा डीमेट अकाउंट से एंड आगे बेच देगा, सिंपल। अगर और खरीदोगे तो मान के चलो कि इसने ऑर्डर डाल दिया, अब आपके पास आ रही है सिक्योरिटीज, तो आ रही है तो वो कहां जाएगा, डीमेट अकाउंट में जाएगा, डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बस सिंपली। ये खरीदने बेचने की एंट्री के लिए यूज होता है, ऐसे समझो। एंड आपके शेयर जो जाते रहते किसके अंदर है, वो डीमेट अकाउंट के अंदर रहते हैं, ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो और हाँ, ये तो मैंने ऐसे बार बार से, अगर आपको लग रहा है कि बार बार से समझाया, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो है जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश अच्छे से मैंने समझा रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में वो देख लेना। और दूसरी चीज, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, है ना, और पिन कमेंट देख लेना प्लस में। तो होपफुली कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट आप सबको। एंड मैं जितनी मेहनत कर सकता था उतनी कर दी मैंने। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक आप सबको। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। टेक केयर आप सबको। एंड दूसरी चीज, एक बार पिन कमेंट चेक कर लेना, है ना। और वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यार से कमेंट जरूर छोड़ देना। ठीक है, थैंक यू आप सबको। टेक केयर।